हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी IQ। एक बार फिर से आपका इस सेशन में सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जल्दी से मुझे बता देंगे, ऑडियो वीडियो सबको अच्छे से आ रहा है? तो एक बार जितने भी लोग जुड़ चुके हैं अभी साथ, नवीन और अनुष्का, जल्दी से फटाफट बाकी के लोग भी, ऑडियो वीडियो सबको अच्छे से आ रहा है? तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और आज हमारे जो यूपी जीके का हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आपको जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बार हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमारे हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सब कुछ ओके है, अनुष्का ने यहाँ पे बताया, सरस्वत ने बताया सब कुछ ओके है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने जो है वो मिडिल हिस्ट्री पढ़ ली थी और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम लोग मूव कर रहे थे, है ना। यूपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो सब हम लोगों ने पूरा का पूरा एक एक पोर्शन जो है वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और आज जो है वो हिस्ट्री का हमारा अंतिम टॉपिक है, जिसमें हम लोग 1857 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई, फिर उसके बाद से हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स एंड बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी थे, है ना, जो पार्टीज बनी, उनके बारे में भी हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि मुझे आज फीवर आ गया कल रात में, अभी क्लास लेने के बाद जो है वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो आज पैरासीटामोल लेकर के अभी मुझे 2 बार पैरासीटामोल लेनी पड़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समय, और इसको सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए हमको सही चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन करते, कल जो हमने पढ़ा था, देखते कितने लोगों को याद है सारी चीजें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ईस्वी में हमारे अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह ने। इब्राहिम शाह सरकी ने कौन से वर्ष में अटला मस्जिद का निर्माण कराया था? जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है। श्रेय बोले सर इसी टाइम पर सोसाइटी की भी क्लास चल रही है। ठीक है, एक बार मैं बात किया हूं। तो यहाँ पर अंकित का जवाब है सर 1460। प्रज्ञा ने भी जवाब दिया सर 1408 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1408 में हमारे इब्राहिम शाह सरकी ने अटला मस्जिद को बनाया था। ये जौनपुर की बड़ी फेमस मस्जिद है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न आपके सामने चौसा के युद्ध से। चौसा का युद्ध जो है ये हमारे कौन से ईयर में हुआ था? चौसा का जो युद्ध है वो कौन से वर्ष में आपको होता हुआ दिखाई देगा आपके सामने? ये देखिए चौसा के युद्ध का ये जो फोटो है, कल हमने डिस्कस भी किया था आपको। तो यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है कि सर 1539। तो 26 जून 1539 में ये हमारा युद्ध हुआ था, है ना, और हुमायूं और शेर खान के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, टू ऑफ द अकबर्स नौरत्न वेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक दोनों उत्तर प्रदेश के जो नौ रत्नों में हमारे बाबर के शामिल थे, उनका नाम बताइए। और आपको यह भी बताना है कि वो कहां से थे, तोडरमल और बीरबल। अब ये भी बता दीजिए कि कहां कहां से थे। चलिए, तो अकबर के दरबार में जो हमारे नौ रत्न थे, अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनमें हमारे जो जिनको हम लोग यहाँ पर टोडरमल बोल रहे हैं, तो टोडरमल हमारे कहाँ के थे? ये हमारे सीतापुर के थे। टोडरमल सीतापुर से संबंधित थे। और बीरबल जो है हमारे कहाँ से संबंधित थे? तो बीरबल जो है ये हमारे रिलेटेड थे कालपी से, जो कि अकबर के नौ रत्नों में इन दोनों को देख पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे अवध के अंतिम जो रूलर थे उनका नाम क्या था? अवध के अंतिम नवाब कौन थे, जिनको जाने आलम के नाम से भी जाना जाता है? अख्तर प्रिया जाने आलम के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो जल्दी से फटाफट तरीके से सभी लोग एक बार कोशिश कर ले। ठीक है, तो यहाँ जनता बोलेगी सर वाजिद अली खान, वाजिद अली खान, और वाजिद शाह अली खान इज राइट आंसर। तो वाजिद अली खान जो है वो यहाँ पर जाने आलम के नाम से वाजिद अली जी को जानते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लास्ट नवाब थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो कल मतलब मिडिल हिस्ट्री में जितनी भी चीजें यूपी के लिए इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने देख ली। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति में हमारे यूपी का कौन कौन सा रोल था। और मैं आपको वो क्वेश्चन ही बताऊंगा जो लगातार पूछे जा रहे हैं 1857 की क्रांति से। तो इसके बाद हम लोग राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति आई, है ना, किस तरीके से अलग अलग हमारे आंदोलन हुए, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे कांग्रेस के जो सेशन थे हमारे उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से थे ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग किसान महासम मूवमेंट, ये आज के हमारे टॉपिक है जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारे पिछले 3 सालों से इन 3 टॉपिक, मतलब आप यहाँ पे 5 टॉपिक देख रहे हैं, 3 टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में ही सब कुछ हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहीं पर ही लर्न कर ले।
है ना, ताकि इसको हम आगे जाकर के हमारे नंबर जो है यहां से कटने की संभावना कम रहे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के ऊपर अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, तो 1857 की जो क्रांति है ये हमारे कई सारे कारण थे, है ना। राजनीतिक का अभी आपको जब हिस्ट्री में आपने मेन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि राजनीतिक कारण थे, इकोनॉमिकल कारण थे, हमारे रिलीजियस कारण थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, बहुत सारे कारण थे। लेकिन ये जो हमारे क्या था, ये लोगों के मन में आक्रोश भरता चला जा रहा था हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आक्रोश लोगों का भर रहा था, लेकिन जिस तरीके से हमारे एक ट्रिगर की जरूरत होती है ना, किसी भी चीज को हमारे सब कुछ लैस है, बस एक तिनके में एक माचिस की तीली डालने की जरूरत होती है। तो वो हमारे इस अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है वो आया हमारा वो चर्बी लगे कारतूस। शायद आप सभी ने सुना होगा चर्बी लगे कारतूस जो है ना, कार्टिलेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ये उस बड़े से हमारे घास के ढेर में क्या डाल रहा था, ये एक हमारे चिंगारी डाल रहा था। दोस्तों चर्बी हमारे जो इनफील्ड राइफल्स जो सेगमेंट हमारी बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, इनफील्ड दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, इनफील्ड राइफल जो सेगमेंट बनाया गया उसमें जितने भी हमारे भारतीय सिपाही थे उन सभी को क्या किया गया, ये चर्बी लगे कारतूस, जिसको पहले मुंह से हमारे निकालना पड़ता था और फिर उसके बाद से इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। मुंह से पहले इसको निकालना पड़ता था और फिर उसके बाद से इसको इस्तेमाल करना पड़ता था। तो सबसे पहला हमारे यहां पर अगर देखेंगे, चर्बी लगे कारतूस को सबसे पहले किसने हमारे इस्तेमाल करने से मना किया? जो चर्बी लगे हुए कारतूस थे सबसे पहले किसने, तो जितनी भी हमारे इनफील्ड राइफल्स की रेजिमेंट थी, इनफील्ड राइफल्स जो है हमारे, इनकी जितनी भी रेजिमेंट्स थी, इन सभी ने ये चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया। सबसे पहले कौन सी थी, ठीक है, ठीक है, अभी सही हो गया होगा, थोड़ा सा फोकस इशू हुआ था, ठीक हो गया होगा, ठीक है, ठीक है अंकित। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, किसी ने तो अपना हाथ उठाया, बताना चाहते कोई बता देगा, सबसे पहले चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से किस रेजिमेंट ने मना किया था? ठीक है, अभी सही हो गया होगा, उसका भी वीडियो थोड़ी देर कैमरा फोकस सेट कर रहा होगा अपना ऑटोमेटिक। बताओ भाई, कौन सी थी हमारी जिसने चर्बी लगे कारतूस, इनफील्ड राइफल की कौन सी सेगमेंट थी? अरे कोई भी बताना चाहे कुछ भी। बैरकपुर, यहां पर राहुल ने बोला सर बैरकपुर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसे कि राहुल ने बोला सर हमारे जो बैरकपुर है उन्होंने सबसे पहले इस हमारा मना किया था मंगल पांडे। कई लोग बोला सर 39 नेटिव हमारी इन्फेंट्री, अनुष्का ने बोला। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से जिसने मना किया था वो थी हमारी 19 नेटिव हमारी इन्फेंट्री। ये दोस्तों कहां पर थी, ये बहरामपुर में थी। बहरामपुर में आप इसको देख पाएंगे, बहरामपुर में ये हमारी जो रेजिमेंट थी इसने सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इसने मना कर दिया, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फरवरी 1857 की ये घटना है जब ये जो कांड है ये हमारे हुआ, मतलब सबसे पहले बहरामपुर में, नॉट बैरकपुर में। ये हमारे वहां के जितने भी सिपाही थे कहा यार हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, सुअर और हम जो गाय की चर्बी है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे दोनों धर्मों में जो मेजर धर्म थे, हिंदू और मुसलमान, दोनों में ही ये जो हमारे पशु है गाय और सुअर, ये दोनों ही हमारे अपवित्र माने गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, हमारी ये जो बात है धीरे धीरे हमारे सारे जितनी भी हमारे इनफील्ड राइफल्स की हमारी रेजिमेंट थी सब में ये बात फैलने लगती है। और हमारा जो सबसे पहला जो आउटकम आता है यहां पर, तो इसने 19 नेटिव इन्फेंट्री को जो है ये डिसबैंड कर दिया गया, मार्च डिसबैंड का मतलब है समाप्त कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया 1857 मार्च में, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है हमारे यहाँ पर जो अभी जैसा कि अनुष्का ने बताया वो थे 34 हमारे इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके एक बहुत यंग सिपाही जिनको हम लोग बलिया के मंगल पांडे बोलते हैं, बलिया के मंगल पांडे जी ने क्या किया भैया, ये जो है 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी। तो यहां पर आपसे पूछेगा भैया मंगल पांडे का संबंध कहां से है, बलिया से है, और इन्होंने 34 इन्फेंट्री जो हमारे इनफील्ड राइफल्स से थे और इन्होंने 2 लोगों को गोली मार दी। अब 2 लोगों को गोली मार दी और उसके बाद से इनको जो है, वो डेट कौन सी थी जब गोली मारी, तो 29 मार्च के दिन इन्होंने ये जो क्रांति है इसको हमारे बोल सकते हैं कि एक चिंगारी दी, है ना। तो 29 मार्च 1857 को ये हमारे गोली मार दी। अब अंग्रेज जो है बहुत जल्दी जो है वो क्या जाते थे, बहुत जल्दी एक्शन में आ जाते थे। उन्होंने कहा कि भैया
ये आग जो है वो पूरे इंडिया में ना फैल जाए, तो उन्होंने मंगल पांडे को क्या कर दिया, मंगल पांडे को फांसी दे दी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये हमारे क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था। मंगल पांडे की को फांसी देना, बहरामपुर का हमारे चर्बी लगी कारतूस का इस्तेमाल करना, है ना, और फिर उसके बाद से हमारे मेरठ का जो बोल सकते हैं कि सिपाही विद्रोह, तो सबको हमें क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो याद रखिए कि एक चीज को अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले बहरामपुर ने 1857 में 19 हमारे इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी उन्होंने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करना बंद किया। फिर 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि बैरकपुर बंगाल में थी, यहां पर मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को गोली मार दी और हमारे 8 अप्रैल को उनको एग्जीक्यूट किया गया, हैंग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जाती है। अब उसके बाद से क्या हुआ, हमारे ये जो हमारे चर्बी लगे कारतूस है, अंग्रेज इसको रोक नहीं रहे थे और भारत में विद्रोह का स्वर बढ़ने लगा और ये विद्रोह पहुंच गया हमारे कहां पर मेरठ में। 9 हमारे यहां पर देखेंगे तो अप्रैल के ही 24 अप्रैल को, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको और डिटेल में बताना चाहता हूं, 24 अप्रैल को जो है वो हमारे 3rd इन्फेंट्री जो 24 अप्रैल को हमारे 3rd, ये सारे आपको याद रखने, 3rd इन्फेंट्री कैवेलरी रेजिमेंट, ठीक है। तो ये जो रेजिमेंट थी ये मेरठ की रेजिमेंट थी और 1857 में ये जो रेजिमेंट के हमारे 90 सिपाहियों ने सीधे सीधे विरोध कर दिया कि हम जो है ये कारतूस इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मतलब 90 सिपाहियों ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि हम ये इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये 24 अप्रैल की घटना है। अब उसके बाद से अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनमें से जो 85 सिपाही थे, 85 जो हमारे सैनिक थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, पैरों में बेड़ी डाल दी। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे 85 सिपाही थे, 90 में से 85 सिपाही, इनको कठोर कारावास के लिए वही मेरठ में बंद कर दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे जो भारतीय सिपाही थे मेरठ में तैनात इस 3rd इन्फेंट्री कैवेलरी रेजिमेंट में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह था हमारा कौन सा, 10 मई 1857। ये हमारा मेरठ का विक्टोरिया पार्क है। यहां पर जितने भी हमारे सिपाही थे सबने एक साथ बंक मतलब एक साथ जो है वो विद्रोह को शुरू किया। सिपाही विद्रोह यहीं से शुरू होता है, इसी को हम लोग सिपाही विद्रोह बोलते हैं। तो सिपाही विद्रोह अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कहां से शुरू हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो है ये मेरठ के विक्टोरिया पार्क को 10 मई 1857 को शुरू हुआ। और दोस्तों इन्होंने सारे अपने जो अधिकारी थे उनको सीधे गोली मार दिया, खत्म कर दिया, है ना, टाइम फिक्स कर दी। और जो कैदी जेल में बंद थे, जो सिपाही जेल में बंद थे, जिन्होंने जो है वो कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, उन सभी को छुड़ा करके ये कूच करने लगे कहां पर, दिल्ली में। तो दिल्ली में जाते जाते ये कौन कौन से जगहों से गुजरे थे आप देखेंगे, हमारे बरनवा है, फिर उसके बाद से पांचली है ना, पांचली खुर्द पड़ता है, उसके बाद से भमोरी है, बलेनी है, जानीबुर्ग है ना, उसके बाद से बिरजौल है, तितरी है, ढोला है, हमारे कत्था है, बागपत है, खेखरा है ना। उसके बाद से आप देखेंगे तो हमारे कौन सा है, खजूरी खौस है और लूनी है। तो इन रास्ते से होते हुए दोस्तों याद करना पड़ेगा, आपको लिखने को आने वाला है कि सिपाही विद्रोह, क्योंकि हमारा जो पेपर ऑप्शनल की जगह पर यही लिखने को आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए कंटेंट होना बहुत जरूरी है कि मेरठ के कितने सिपाहियों ने, हमारे मेरठ के 85 सिपाहियों ने विद्रोह किया। और उसके बाद से ये कहां पर हमारे पहुंच गए, ये दिल्ली पर पहुंच गए, रेड फोर्ट पर। कब, तो 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए। और उसके बाद से इन्होंने जो है वो उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत राहुल? ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा पीपीटी में, ठीक है, करुणा। सबसे पहले हमें क्या क्लास में समझना है, नोट्स तो हम बना ही लेंगे, हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको क्लास में चीजों को समझना है कि कैसे शुरू हुआ। तो 1857 की क्रांति में जो सबसे बड़ा रोल था वो चर्बी लगे हमारे कर्टिलेज थे, कारतूस थे, जिसको इनफील्ड राइफल्स की जितनी भी रेजिमेंट थी उनमें ये हमारे कारतूस इस्तेमाल की जाती थी। सबसे पहले चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से जो मना किया था वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री हमारे बहरामपुर में थी। ये फरवरी 1857 में इन्होंने मना किया था और उसके बाद से इस पूरी रेजिमेंट को डिस्बैंड कर दिया गया मार्च 1857 में। फिर उसके बाद से ये जो हमारे राइफल्स रेजिमेंट थी ये विद्रोह देखने को मिला 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में, जिसमें एक हमारे यंग सिपाही बलिया के मंगल पांडे जी ने 2 हमारे अंग्रेजों के
दो अंग्रेजों के जो हमारे अफसर थे उनको गोली मार दी, और ये 29 मार्च और हमारे गोली मारी थी, और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई 1857 में। ठीक है, ये आप देख रहे होगे क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में मिलाने को आता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब उसके बाद से क्या होता है, आप यहां पर देख पाएंगे हमारा जो सिपाही विद्रोह, मुख्य सिपाही विद्रोह है, वो कहां से शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है हमारा जो मुख्य सिपाही विद्रोह है ये शुरू होता है मेरठ के विक्टोरिया पार्क में। सिपाही विद्रोह जिसमें 85 सैनिकों को छुड़ाने के लिए इस पूरी रेजिमेंट के थर्ड हमारे इन्फेंट्री जो कैवलरी रेजिमेंट है मेरठ की, इन्होंने सारे अपने अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मार के साथियों को रिहा कराया और लाल किले पर जाकर के शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति शुरू होती है, और ये 1857 की क्रांति जो है वो हमारे पटना के पड़ोस से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक, और हमारे यूपी में कहां कहां पर इसका मुख्य केंद्र था, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार में आरा, ये हमारे मुख्य केंद्र थे। आप यहां पर देख पाएंगे हमारे लखनऊ में जो इसका, अभी मैं आपको कहां पे कौन कौन हमारे विद्रोह का हेड था वो आपको बताऊंगा। तो लखनऊ में हमारे जो है अवध के पूर्व वाजिद अली शाह जो है उनकी बेगम, क्या नाम था, बेगम हजरत महल ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। कानपुर से नाना साहब पेशवा के साथ उनके तात्या टोपे ने विद्रोह किया, है ना। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो उनकी पेंशन, उनका जो है वो विद्रोह करने का मुख्य रीजन था कि उनकी पेंशन जो है देने से इनकार कर दिया, और लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। तो इसकी वजह से हमारे जो नाना साहब पेशवा है वो भी इसमें जुड़ गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे जो है कानपुर के बाद जो है वो हमारे झांसी, उसके बाद से आप देखेंगे तो ग्वालियर, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हमारे बरेली, उसके बाद से बनारस, इलाहाबाद, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति फैल गई। और हमसे प्रश्न क्या पूछेगा, हमसे प्रश्न पूछेगा भाई कहां कहां से कौन कौन लीड कर रहा था। तो देखिए दिल्ली का तो जनरल भक्त खान, ये जनरल हमारे जो भक्त खान है ये बहादुर शाह जफर के साथ विद्रोह कर रहे थे। कानपुर का मैंने आपको बता दिया, नाना साहेब पेशवा ये लीड कर रहे थे। लखनऊ में अगर देखेंगे तो बेगम हजरत महल जो है वो लीड कर रही थी। बरेली में अगर हम लोग देखेंगे तो खान बहादुर खान। अगर हम लोग बिहार में देखेंगे तो कुंवर सिंह है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फैजाबाद में मालवी अहमदुल्ला है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है। इलाहाबाद में लियाकत अली है। कालपी में तात्या टोपे हैं। मथुरा में देवी सिंह है और मेरठ में कदम सिंह है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में कहां से कौन सा क्रांतिकारी लीड कर रहा था, ये हमारे पूछता है, मैचिंग करवा लेता है, गलत पिक कर लेता है, जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा इनमें से कौन से हमारे दो ऐसे लीडर थे जिनको लखनऊ से और जिनको जो है वो हमारे नेपाल भागना पड़ा, नेपाल जाना पड़ा था। तो वो हमारी कौन है, बेगम हजरत महल, और दूसरे नंबर पे आते हैं नाना साहब पेशवा। ये दोनों को नेपाल जाना पड़ा इस क्रांति की वजह से। अंग्रेजों ने जो है वो जिस तरीके से तबाही मचाई कि बेगम हजरत महल और नाना साहब को यहां से नेपाल जाना पड़ा। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तात्या टोपे को जो है वो फांसी दे दी गई थी, बाकी के लोगों को जेल दी गई, किसी को उम्र कैद की सजा दी गई। कुंवर सिंह जो है वो लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो पिछली बार क्वेश्चन बना था वो था कि हमारे कहां पर किसने जो है वो क्रांति को दबाया। ये पिछले साल का यहां से क्वेश्चन बना था कि हमारे झांसी से किसने क्रांति को दबाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखेंगे। तो दिल्ली में तो खान बहादुर शाह जफर और भक्त खान जो है वो लीड कर रहे थे, और यहां पर इस क्रांति को दबाया था जॉन निकोलसन ने। ठीक है, लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो हेनरी लॉरेंस ने दबाया था। कानपुर में सर कॉरिन कैंपबेल, पूछा गया प्रश्न है पिछले साल का, याद कर लीजिए। झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूज रोज। उसके बाद से देखेंगे बरेली में कॉलिन कैंपबेल है, और बिहार में देखेंगे तो विलियम टेलर। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं इस वाले से और अभी आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्लाइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से कौन लीड कर रहा था और कहां पर किसने दबाया। पिछली बार कानपुर के हमारे पूछा गया था जिसने 1857 की क्रांति को दबाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना एक बार, है ना, मेमोराइज कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। अब 1857 की क्रांति जो है हमारे बोल सकते हैं कि हमारे भारतीयों को एकजुटता नहीं हो पाए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। ऊपर से हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं चापलूसी। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के कुछ ऐसे चापलूसकार मिल गए अंग्रेजों को, है ना, इंडिया की तरफ से, जो कि अंग्रेजों का साथ दिए। अंग्रेजों का क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ,
हमारे जो 1857 की क्रांति वो सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज जो है वो मॉडर्न हथियारों का प्रयोग करते थे। हमारे अंग्रेज जो है वो कई सारे कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे, जैसे कि हम देखेंगे तो टेलीग्राफ से जो भी चीज होती थी वो पहले ही उन तक पहुंच जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के आए अंग्रेज, जिसकी वजह से आप यहां पर देखेंगे 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी। नोट डाउन करिएगा ना, रिवीज जब आपको ये पीपीटी मिल जाएगी वहां से अपने एक एक पॉइंट को बनाइएगा। चलिए अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 1857 की क्रांति के रिजल्ट क्या है, क्या चेंजेस है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे 1 नवंबर 1858 को हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने को खत्म कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको हम लोग विक्टोरिया की उद्घोषणा भी बोलते हैं, महारानी विक्टोरिया की हमारे प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया नहीं करेगा, डायरेक्ट क्राउन जो हमारे राजा हैं ब्रिटेन के वो अब हमारे इंडिया पर शासन करेंगे, ये बात आ गई। अब इसके से देखेंगे हमारे अगस्त 1858 में एक हमारे यहाँ कानून बना के अंग्रेजों ने भेज दिया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये हमारे यहाँ पर क्या किया गया, हमारे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको हमारे हटा करके वायसराय की पोस्ट बना दी गई। तो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल की पोस्ट जगह पर आ गई वायसराय की पोस्ट। वायसराय की पोस्ट जो है वो यहां पर आ गई। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने वायसराय के साथ एक हमारे सेक्रेटरी को भी भेजा, मतलब हमारे वायसराय के साथ एक क्या रहेगा, एक स्टेट सेक्रेटरी भी रहेगा जो कि गवर्नमेंट चलाने में मदद करेगा वायसराय की। उसके बाद अगर देखें तो भारतीय मामलों के सचिव के लिए भी एक हमारे इंडियन काउंसिल को बनाया गया, जिसमें 15 सदस्यों को हमारे शामिल किया गया। इसमें और क्या किया गया, एक इंडियन काउंसिल भी बनाई गई जो कि भारत पर किस तरीके से शासन करना है, और इसमें 15 सदस्यों को भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल बिकम वायसराय, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल जो है अब वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। और 1 नवंबर 1858 को हमारे जो क्वींस हमारे जो प्रोक्लेमेशन है उसको लागू कर दिया गया इंडिया में। तो इस तरीके से हमारे 1857 की जो क्रांति है उसके ये परिणाम निकल के आ रहे थे। इसके बाद अब ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या हुआ, हमारे यहां पर जो राजधानी है आगरा से इलाहाबाद को शिफ्ट कर दी गई। अभी तक जो मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, अब राजधानी कहां पर शिफ्ट कर दी गई, आगरा से हमारी इलाहाबाद, आगरा से इलाहाबाद को शिफ्ट कर दिया गया। याद रखिएगा मुगलों की जो राजधानी थी उसको अब कहां शिफ्ट कर दिया गया, इलाहाबाद में। उसके बाद अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था उसको आगरा क्षेत्र कहा गया। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था उसको पूरा का पूरा है ना आगरा क्षेत्र किया गया। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया आगरा से इलाहाबाद जो है वो हमारी कैपिटल ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति के जो आपके मुख्य पॉइंट है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर इन्हीं दोनों स्लाइड से बनते हैं, इससे और आपको यहां पर दिखाई देगा इस ये है ना। और बाकी मैंने आपको जो शुरू में बताया, जो डेट बताई है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, हमारे यहाँ पे मेरठ की क्रांति की डेट क्या थी, वहां पर आपको डेट याद करनी पड़ेगी जो आपको मैंने बताई है। 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और वो दिल्ली 11 मई को दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली और मेरठ पास में ही है, 60 किलोमीटर की दूरी है लगभग। चलिए आगे तब चलते हैं, और आगे हमारे सामने क्या आता है हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद, भाई साहब कौन है, 1857 की क्रांति के बाद हमारे यहाँ पे कौन कौन से नेशनल मूवमेंट हुए उनके ऊपर हम देखेंगे। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के हमारे मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पे हमारे 1857 की क्रांति जो थी उससे 4-5 बातें निकल के आई। सबसे पहली कि हमारे जो लोग हैं उनको सभी को एक साथ जोड़ना और कम्युनिकेट करना मतलब सभी को बातें बताना, है ना। और उसका सबसे अच्छा साधन होता है पत्रिका और समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और हमारे लोगों को उनके मन से जो कई सारी कुरीतियां थी उसको निकाल करके उनको देश के प्रति उनका जिम्मेदारी का एहसास कराना। तो इसलिए बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे समाचार पत्र लिखे गए, जो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे कवि वचा सुधा 1857 में निकाला, और हमारे जो है हरिश्चंद्र पत्रिका 1872 में, और दोनों को बनारस से प्रकाशित किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कवि वचन सुधा 1857 में और हरिश्चंद्र पत्रिका 1872 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको प्रकाशित किया, याद रखिएगा। उसके बाद से हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की जो है वो स्थापना की।
लेकिन हमारे लिए यूपी वाला जो है वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मोहम्मद कासिम नानातावी और राशिद अहमद गंगाही ने देवबंद यूपी में इस्लामी मदरसों की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ दारुल उलेमा और देवबंद आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे इस 1857 की क्रांति का सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि यहां पर हिंदू और मुस्लिमों दोनों ने साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और यहां पर आप देख पाएंगे हमारे यहां पर आपसे पूछा गया देवबंद आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद कासिम, हमारे नानातवी और राशिद अहमद, आपको याद रखना है हमारे कौन है, गंगाही। तो ये दोनों ने मिलकर के ये जो हमारा देवबंद है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बीच में आपको दिखाई देगा देवबंद, वहां से इन्होंने जो है वो देवबंद आंदोलन की शुरुआत की, जिसी को आप लोग दारुल उलेमा भी बोलते हैं। दारुल उलेम भी इसको बोला जाता है। देवबंद आंदोलन को शुरू करने वालों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद से एक और हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किए, उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं ईयर आपको याद रखने हैं, आपसे काला क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा। तो सर सैयद अहमद खान ने हमारे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की, जो कि अलीगढ़ में आप देख पाएंगे। तो आपसे पूछेगा अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान ने। कौन से साल में की है, 1864 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे मुसलमान जो है उनको पश्चिमी शिक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है, जिससे कि वो हमारे अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर पाए और अंग्रेजों जो है वो उनको ऊंची पोस्ट पर जो है वो अपॉइंट करे, ये मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद एक और देखेंगे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, ये सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका को भी हमारे क्या किया, हमारे शुरू किया। क्या नाम था उसका, अलीगढ़ हमारे इंस्टीट्यूट गैजेट। ये पत्रिका किसने शुरू की, सर सैयद अहमद खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर रहे हैं। और याद रखना ये 1877 की हमारे मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आप यहां पर एएमयू के नाम से जानते हैं, है ना, एएमयू के नाम से मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं इसको। 1877 में हमारे सर सैयद अहमद खान जी ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तर्ज पे ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को खोला गया था, ताकि जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी हमारी जो वेस्टर्न शिक्षा है वो दी जाए और वो भी समाज में जाके अंग्रेजों के साथ मिलकर के बड़ी पोस्ट पे काम कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग बाद में एक और पत्रिका की बात करते हैं। तो सर सैयद अहमद खान की मैंने जो यहाँ पे आपको बातें बताई, याद रखना है सबसे पहले इन्होंने हमारे साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनाई। उसके बाद से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट को पब्लिश किया और इन्होंने एएमयू की स्थापना की कब, 1877 में, जिसको हम लोग मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जानते थे। तो ये तीन बातें इनके बारे में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे सामने हमारे कौन है, तो अगले हमारे यहाँ है तहबेजुल अखलाक। तहबेजुल अखलाक की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे एक सोशल रिफॉर्मर इन इंग्लिश थे और इन्होंने हमारे एक मैगजीन की शुरुआत की, ठीक है, जो कि हमारे बोल सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए ये जो मैगजीन है हमारे तहजेबुल अखलाक ने शुरू की थी। और इस मैगजीन का नाम था, है ना, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ये किताब भी इन्होंने लिखी है। ये किताब जो है ये हमारे अखलाक साक ने लिखी है, याद रखिएगा, तहबेजुल अखलाक। ये हमारे इन्होंने कई सारी पत्रिकाएं भी लिखी हैं और साथ ही साथ एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। अब उसके बाद से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो बन गई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारी यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है, शिखा कुछ बोलना चाहती है क्या? ठीक है, अभी बात करेंगे तुम लोगों की, अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट कर ले। तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया की वो है बीएचयू। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, तो बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हमारे 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। तो दोस्तों एक हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा। वो क्वेश्चन क्या था, हमारे सामने एएमयू दिया है ना, हमारे सामने जो है वो बीएचयू दिया और हमारे सामने जो है ये एनी बेसेंट जी का हमारा जो कॉलेज है जिसको हम लोग सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोलते हैं। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये था, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारसी वाला है वो था। अब इनको मैच करना था कि किसने किसने बनाया है।
इनकी मैचिंग करनी थी कि एएमयू को किसने स्थापित किया, बीएचयू को किसने स्थापित किया, और हमारे द हिंदू ओरिएंटल कॉलेज जो बनारस का है उसको किसने स्थापित किया। तो ये तीनों के बारे में आपको बता दिया मैंने, याद रखिएगा। अब इसके अलावा और देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो हमारे गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की, और राधा स्वामी आगरा में 1861 में हमारे एक, अच्छा ये तो दूसरी चीज हो जाती है, इसको नहीं देखेंगे। यूनिवर्सिटी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे कौन कौन से हमने आपको बता दी। एएमयू याद रखिएगा कौन से ईयर में है, हमारे बीएचयू कब बनाई गई, और हमारा दूसरा कौन सा है, हम देख पाएंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसको हमारे एनी बेसेंट ने बताया था 1898 में बनारस से। तो यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, किसने बनाया था, कौन से साल में बनाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तबरेजुल अखलाक जो है ये हमारी एक पत्रिका है, जिसको हमारे किसने लिखा है, जिसको हमारे बिल्कुल सर सैयद अहमद खान की एक पत्रिका है ना, थोड़ा सा माय बैड, इसको सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर तहबेजुल अखलाक एक हमारी पत्रिका है, जिसको हमारे किसने, जिसको हमारे सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश किया था। ठीक है, ये एक सोशल रिफॉर्म है इंग्लिश सेक्टर की, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है कांग्रेस का ये हाथ, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है अनुष्का, थैंक यू वेरी मच। तो कांग्रेस की स्थापना सभी को पता होगी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारे 1885 में। एओ ह्यूम ने, जो कि स्कॉटिश हमारे थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। लेकिन हमारे जो यूपी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा। हमारे हर साल जो है वो हमारे कांग्रेस के सेशंस होते थे। पहला सेशन मुंबई में हुआ, सभी को पता होगा। पहला सेशन जो है वो मुंबई में हुआ, हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है उसको चेयरमैन बने। इसी तरीके से हर साल कहीं ना कहीं पर सेशन होता रहा, और यही हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हाल में ही बिहार का एक बीपीएससी का हमारा एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे बिहार में कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते। तो क्या आप मुझे बताना चाहोगे, हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन यूपी, कांग्रेस की कितनी हमारे कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहां पर जनता ने बताया सर 9 हुई थी यूपी में, ऐसा यहां पर नवीन और अंकित बोल रहे हैं। चलिए अनुष्का ने भी यही बोला। तो हमारे यहां पर जो कांग्रेस के अगर गठन की बात करते तो 1885 में हमारी हुई, और पहली कॉन्फ्रेंस जो है ये बंबई के संस्कृत कॉलेज में हुई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके चेयरमैन थे। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कितने कॉन्फ्रेंस हुए, वो आपको याद रखना है। यहां पर हमारे टोटल 9 कॉन्फ्रेंसेस हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 कॉन्फ्रेंसेस यहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, टोटल 9 कॉन्फ्रेंसेस यहां पर हुई है, देख सकते हैं। इलाहाबाद में 1888, 92, 10, 1910। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे 1899, 1916, 1936 ये लखनऊ का था। कानपुर के कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो ये हमारे 1925 में हुआ। अगर बनारस के कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 1900 हमारे 5 में, और अगर हम मेरठ की बात करेंगे तो 1947 में ये कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, तो ये 9 कॉन्फ्रेंस हुए। कहां कहां पे, फिर से एक बार देखेंगे। इलाहाबाद में 3 कॉन्फ्रेंस हुए, कहां कहां पर हुए, 1888 में। तो बताइए 1888 में हमारा जब ये इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो किसने यहां पर इसके हम जो है वो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, जल्दी से बताइए। 1888 में पहला सेशन यूपी में हुआ इलाहाबाद में, इसके हमारे अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो हमारे देश के पहले जो फॉरेन हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनका नाम था जॉर्ज यूले, और वो इलाहाबाद के इस चौथे सेशन में, ये ओवरऑल चौथे नंबर का सेशन था दोस्तों, और इसमें हमारे जो चेयरमैन बने थे, जितने लोग बोले हैं सर जॉर्ज यूले होना चाहिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, जॉर्ज यूले इज राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा सेशन अगर आप देखेंगे तो 1892 में, 1892 में हुआ। जरा बताइए भाई 1892 में कौन थे, जल्दी से, ये भी हमारे इलाहाबाद का सेशन है। तो आप लोगों को हिंट दे देता हूं, ये हमारे जो है ये पहले कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे भी जाने जाते हैं, और इनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। याद कर लो, बहुत पूछा जाएगा ये। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो हमारे इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब आता है हमारे 1910 का जो कॉन्फ्रेंस है, इसके अध्यक्ष का नाम अगर एग्जाम में पूछा गया कि इलाहाबाद में जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई है, इनमें से कौन कौन उसके हमारे चेयरमैन थे, तो क्या जवाब देंगे। चलिए, यहां जनता बोली है सर विलियम वेडबर्न, बहुत बढ़िया। अंकित ने यहां पे जवाब दिया है सर विलियम वेडबर्न जो है सही जवाब हो जाएगा। तो विलियम वेडबर्न जो है यहां पर, ठीक है, तो विलियम वेडबर्न ये हमारे दूसरे बोल सकते हैं कि
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस में एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे, ये हमारे इलाहाबाद की जो 1910 वाली कॉन्फ्रेंस है उसके चेयरमैन के तौर पे जाने जाते हैं। सही है भाई साहब। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1899, 1916 और 1936, ये तीनों कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारे लखनऊ में हुई। अब बताइए 1899 के कॉन्फ्रेंस के प्रमुख कौन थे? 1899 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके प्रमुख कौन थे, कौन बताएगा भाई? तो रमेश चंद्र दत्त, कई लोग बोले 1899 में रमेश चंद्र दत्त की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो भैया सही जवाब है रोमेश चंद्र दत्त इज करेक्ट आंसर। रोमेश चंद्र दत्त इज राइट आंसर। अब 1916 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंट भी है। ये हमारे नरम दल गरम दल और सारे के सारे जो है वो एक ही मंच पर आ गए थे, याद रखिएगा। तो ये हमारे हो जाएगा कौन सा, हमारा अंबिकाचरण मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। अब उसके बाद से आते हैं हमारे 1936 का कॉन्फ्रेंस। 1936 का भी जो कॉन्फ्रेंस है ये लखनऊ में हुआ, और आपको बताना है वो कब हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार, बिल्कुल सही है। तो ये 1936 में, और इसको कराने वाले जो दोस्तों थे उनका नाम आपको याद रखना है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1936 के कॉन्फ्रेंस लखनऊ के अध्यक्ष थे। तो लखनऊ में 3, इलाहाबाद में 3। लखनऊ में हमारे 1899 में हमारे रोमेश चंद्र, उसके बाद से 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार, और 1936 में जवाहरलाल नेहरू, ये 3 लखनऊ की हो गई, ठीक है। अब उसके बाद से कानपुर, कानपुर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ये मतलब सेशन रहा। इसमें हमारी जो चेयरमैन के तौर पर चुनी गई उनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, ये पहली महिला भारतीय चेयरमैन थी, फर्स्ट फीमेल इंडियन चेयरमैन, फर्स्ट फीमेल इंडियन चेयरमैन ये बनी, और इनका नाम था दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के ऊपर हमें टिक करना है, जो कि यहां पर थी। अब 1905 का ये सम्मेलन अगर हमसे पूछा गया, यहाँ पे जो 8वें नंबर का सम्मेलन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चेयरमैन कौन बने? तो ये थे हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और इनका नाम था हमारे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर जी के गोखले लिख देंगे तो हो जाएगा आपका जवाब सही। अब आता है 1947, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ, उस साल के जो कॉन्फ्रेंस थे उसके अध्यक्ष के तौर पे कौन थे? याद रखिए उनका नाम था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के तौर पे। दोस्तों 9 कॉन्फ्रेंस है, बहुत बहुत संभावना रहती है, लगभग अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 90% तक जो क्वेश्चन है वो यहां से आएंगे इन 9 कॉन्फ्रेंसेस से। आपको याद रखना है कि कौन कौन से साल में हुई, कहां कहां पर हुई, और इनके चेयरमैन कौन थे। यूपी का ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार रिवीजन करते हैं। इलाहाबाद में 3 सेशन, 1888, 1800 हमारे 92 और 1910। पहले के चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज यूले, है ना, 1800 हमारे 88 वाले के। 1892 में वोमकेश चंद्र बनर्जी, 1910 में विलियम विडबर्ग, तीनों हो गए। अब लखनऊ के सेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले 1899 रोमेश चंद्र दत्त। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1916 अंबिका चंद्र मजूमदार, और 1936 जवाहरलाल नेहरू जी। फिर हम कानपुर, बनारस और मेरठ को देख लेते हैं। कानपुर में पहली महिला चेयरमैन बनाई गई पूरे इंडिया में भारतीय, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। इंडियन थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट विदेशी थी, बन चुकी थी पहले। फिर बनारस की बात करेंगे 1905 का सेशन जीके गोखले, और उसके बाद मेरठ का सेशन जेबी कृपलानी। ये हमारे उत्तर प्रदेश की 9 कॉन्फ्रेंसेस हैं। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो गया यहीं पे, उनको रिवीजन करने की बाद में जरूरत ही नहीं, यहीं पे याद हो गया। कितने ऐसे लोग हैं? चलिए दोस्तों, तो अब कांग्रेस के हमारे गठन के बाद हमारे उत्तर प्रदेश का जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे ये उत्तर प्रदेश में इंपैक्ट लाया, जरा एक एक करके देखते। तो सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट हमारे प्रथम युद्ध के बाद ओटोमन एम्पायर ने तुर्की का विभाजन किया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया। खलीफा को सत्ता से हटा दिया, इससे पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान है वो नाराज हो गए, और उन्होंने खलीफा के अपमान के तौर पर लिया। हमारे यहाँ पर भी जो है वो इस बोल सकते आंदोलन, इस हमारे अंग्रेजों का या ओटोमन साम्राज्य का जो है विद्रोह हुआ, और अली भाइयों ने, जिनमें से एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, हमारे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत क्यों की गई थी पता हो गया? ये जो हमारे जो टर्की के सत्ता पर काबिज हमारे खलीफा जी थे उनको हटा दिया गया,
उनको हटाने की वजह से, पोस्ट खत्म करने की वजह से मुसलमानों ने यह आंदोलन किया। अली ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। यह आंदोलन 1919 से 24 तक के बीच में चला, 1990 से 1924 तक। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन स्कूलों, कॉलेजों, कानून अदालतों के बहिष्कार में एक कार्यक्रम को मंजूरी दी और महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो यह हमारा 1919 से 24 तक चला, याद रखिएगा। जून 1920 में हमारे इलाहाबाद के जितने भी हमारे स्कूल, कॉलेज, जितने भी कानून अदालतें थी, सभी ने काम करने से मना कर दिया और इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने इस इलाहाबाद वाला जो हमारा बाइकॉट था उसका नेतृत्व किया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति के सहयोग से एक आंदोलन शुरू किया गया। अच्छा, ये तो हमें पढ़ ही लिया था, है ना। औपचारिक तौर पे शुरू कर दिया गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे नवंबर 2022 में तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन उठे, सल्तनत के राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया गया था और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया था, जिसकी वजह से यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1924 में यह आंदोलन खत्म हो गया था। यह भी हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब दूसरा आता है हमारे गांधी जी का इसी खिलाफत मूवमेंट के साथ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, 1920 से 1922 के बीच। तो 1920 में गांधी जी ने अपना एक पहला जन आंदोलन, आप इसको बोल सकते हैं, है ना। वैसे तो चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन यह बहुत बड़ा मास मूवमेंट जो गांधी जी ने कराया। ये हमारा जो मूवमेंट है, एक तो जलियांवाला बाग कांड और दूसरा खिलाफत आंदोलन, इन दोनों को लेकर के ये आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का मुख्य फोकस था हमारे देश की चीजों को इस्तेमाल करना और विदेशी चीजों का हमारे बहिष्कार करना। इसका मुख्य उद्देश्य आप यही देख पाएंगे। तो हमारे जो इंडियन स्वदेशी चीजें हैं उनका यूज करना और विदेशी चीजों का जो है वो बहिष्कार करना, ये हमारे इसका आंदोलन का मुख्य हिस्सा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर इस आंदोलन को बहुत आसानी से चलाया जा रहा था, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था आंदोलन, है ना। जब प्रिंस हमारे उस समय पटना की सड़कों पे आए हमारे ब्रिटेन के, तो उनको दिखाई दिया सब कुछ लॉकडाउन है, कुछ नहीं इंडिया में काम हो रहा है। यह आंदोलन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ वही जिसका डर था। 5 मई सन 1925 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा हमारे थाना क्षेत्र में हमारे जो है वो अंग्रेजों ने 2 लोगों को गोली मार दी। लिक्वर शॉप पे लोग बैठे हुए थे और अंग्रेजों ने 2 लोगों को गोली मार दी। अभी जलियांवाला बाग कांड की जो आग है वो ठंडी नहीं हुई थी, लोगों ने फिर से अंग्रेजों का ये प्रकोप देखा, लोग जो है वो बौखला गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा का सारा जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी। 25 से 28 पुलिस वाले वहां पर थे, सब जल करके खाक हो गए, जिसका पूरा का पूरा श्रेय महात्मा गांधी को डाल दिया गया कि भैया ये तुम आंदोलन करा रहे थे, इसी आंदोलन की वजह से ये जो है पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा ये कांड हुआ है। तो आपको इसका क्या बनाया जाएगा, एक्यूज बनाया गया। आपको क्या किया गया, महात्मा गांधी जी को इसका एक्यूज बनाया गया और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को इस घटना के बाद से वापस ले लिया। ये जो घटना थी, गांधी जी ने कहा कि भैया यार हम तो अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले हैं, तुम लोग यार ये आंदोलन खेल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन के बाद से, इस हमारे घटना के बाद से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। याद रखिएगा हमारे चौरी चौरा की घटना इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी को हुई थी और यहां पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसी में ही वापस लिया, ठीक है। और गांधी जी को अंग्रेजों ने पहली बार जेल में भी डाला। ये 9 मार्च का था, 9 मार्च वो डेट थी जब गांधी जी को पहली बार जेल में डाला गया 1922 में। और गांधी जी ने यहाँ पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम कौन बताना चाहेगा, जिसमें सारा का सारा उनके अभी तक के जीवन का सब कुछ उन्होंने लिख दिया, उसके बाद का नहीं है। हमारे एग्जाम में पूछा भी था कि महात्मा गांधी जी के हमारे कौन सी घटना उनकी इस किताब में नहीं है, ठीक है। तो 1922 के बाद की कोई भी घटना, मतलब 1928, 1930, 1942 की कोई घटना उस किताब में नहीं होगी। उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जो है वो गांधी जी ने लिख डाली, बहुत बढ़िया। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये जो हमारी किताब थी वो उन्होंने लिखी। अब उसके बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब हम यहां पर देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद हमारे जो चितरंजन दास हैं और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने एक नई राजनीति पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है और हम वापस से आ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूरी सहजता के साथ हम आपके कोई भी आदेश को, आपकी किसी भी तालीम को नहीं मानेंगे, ठीक है, और विरोध करेंगे।
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात यहां पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे गांधी जी ने जो है वो 11 पॉइंट जो है रखे और लॉर्ड इरविन ने इन्हें स्वीकार कर लिया, होता तो ये आंदोलन नहीं होता। 11 पॉइंट रखे थे, जैसे कि हमारे नमक कानून में ढील, ठीक है, लिक्वर के ऊपर जो है वो रोकना, शराब बंदी करना, ऐसे कई सारे हमारे जो है 11 पॉइंट थे उन्होंने रखे और इरविन ने एक भी नहीं माना। तो गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की 12 मार्च 1930 में। वो साबरमती जो उनका आश्रम था वहां से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और 385 किलोमीटर दूर तक, जो कि अब अगर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में ये जो सूरत है ना, यहां से अहमदाबाद से चले और सूरत के पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नौसारी, है ना, नौसारी में ही नौसारी का जो बीच है उसको डांडी बीच बोलते हैं। डांडी में जो है 385 किलोमीटर तक की यात्रा करके वो पहुंचे और वहां पे जा करके उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा। तो यहां पर ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और उसके बाद से इन्होंने नमक कानून को यहां पर तोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग वापस से उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक गैर राजस्व अभियान आयोजित किया, इसी आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें जमींदारों को राजस्व देने से मना करने का आह्वान किया गया। लगान नहीं अभियान के तहत जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों की आवाज थी। मतलब उत्तर प्रदेश में जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें जमींदारों के हमारे जो है वो टैक्स को रोकना मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज उनसे टैक्स ना ले, ठीक है। अब उसके बाद से अगर देखेंगे तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 में। ये गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट था जो उस समय ब्रिटिश वायसराय था, ठीक है। और ये हमारा जो 5 मार्च 1931 में हमारा जो समझौता हुआ, इसके बाद से हमारे सविनय डिसोबीडियंस हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो समाप्त कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौते के बाद से ये आंदोलन हमारा 1930 में जो चालू हुआ था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, है ना, राजेंद्र लहिरी, सच्चिदानंद सैन्याल और हमारे चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अंग्रेजों के बोला कि हम लोग कब तक सिर्फ जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, हमारे किसी को फांसी पे लटका दिया जा रहा है तो किसी को जो है वो 100 साल तक काला पानी की सजा दे दी जा रही है, हम कब तक चुप बैठेंगे। तो यहां पर, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से झेलने के लिए एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम था, आपको याद रखना है, हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो ड्राफ्ट है, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे 1923 में बना लिया गया था, लेकिन ये पार्टी हमारे कानपुर में निर्मित हुई। तो कानपुर में इस पार्टी को हम देख पाएंगे, है ना, कानपुर में 1925 में हमारी ये पार्टी बनी, नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हमने किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान, उसके साथ कौन थे? हमारे राजेंद्र लहिरी, और उसके साथ बाद देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने मिलकर के कानपुर में इस पार्टी का निर्माण किया। 1924-25 के दौरान ये पार्टी हमारी बनी थी, ठीक है। अब ये पार्टी बन गई। अब इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब यहां पर काकोरी कांड, चलिए इसके हम लोग पॉइंट को देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले 8 डाउन एक्सप्रेस जो हमारे लखनऊ आ रही थी सहारनपुर से, 8 डाउन एक्सप्रेस है जो कि हमारे सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, है ना। इसमें क्या था? ब्रिटिशरों का पैसा था, इसमें उनके आर्म्स थे, हथियार थे और कुछ यात्री सफर कर रहे थे। ये पैसा लूटना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था, हथियारों को लूटना मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि ये पार्टी जो है इसको पैसा मिले, हथियार मिले, जिससे अंग्रेजों का विरोध कर पाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारे कितना पैसा लूटा गया? मात्र 8,000 रुपए। देखिए 8,000 रुपए की लूट हुई थी। और यहां पर अगर देखेंगे हमारे किसने किसने इसको एग्जीक्यूट किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी, है ना, चंद्रशेखर आजाद, सच्चिदानंद सान्याल, केशव हमारे चक्रवर्ती है ना, मनमथ नाथ, मुरली शर्मा, मुकुंदी लाल, ये सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। इस आंदोलन में गलती से एक आदमी मर गया था, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे ये, लेकिन गलती से एक यात्री जो था उसको गोली लगी और वो मर गया, है ना। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने इस 8,000 की चोरी के लिए, है ना, इन लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। और इंडिया में मैंने फिर से बोला, चापलूसों की कमी नहीं है। अंग्रेजों की चापलूसी मुखबिरी होकर के हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी,
रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई। 1927 में जो है वो इन सबको फांसी दे दी गई, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिरी, है ना, रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई। काला पानी की सजा किसको सुनाई गई? सच्चिदानंद सान्याल और हमारे सचेंद्र बख्शी और सच्चिदानंद सान्याल को काली पाना की सजा दी गई। बाकी हमारे जो लोग थे उनको 3 से 14 साल की सजा दी गई। एक आदमी बच गया, कौन था? जो अंग्रेजों के चंगल से, देखिए बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, लहीरी, रोशन सिंह, इनको तो चारों लोगों को फांसी दे दी गई। सच्चिदानंद और हमारे सत्येंद्र दोनों एस नाम से हैं, काला पानी की सजा हो गई। लेकिन एक आदमी बच निकला, है ना, एक आदमी बच निकला, और वो थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद यहां से निकल गए और फिर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, और उस पार्टी का नाम था काकोरी कांड के बारे में मैंने आपको सारा सारा बता दिया है ना। 1927 में जो है यहाँ पर आप देखेंगे फांसी दे दी गई थी। तो एक और उन्होंने पार्टी बनाई, और ये पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में बनी, और इस पार्टी का नाम था, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पार्टी बनाई। इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, है ना, सुखदेव, राजगुरु इस पार्टी में थे, जिसमें इन्होंने जेपी सैंडर्स को मारा, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में बम फेंका। ठीक है, तो वो हमारे इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है, बस याद रखिए ये पार्टी जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में बनाई गई थी, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर जो काकोरी कांड है, ये लखनऊ के पास में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है काकोरी, वहां पर इसको हमारे क्या किया गया वहां पे हमारे कांड को जो है वो हवा दी गई थी। अब हम लोग बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स, किसान सभा मूवमेंट 1918 से 1921 में जो हुए, और आगे भी बात करेंगे। तो 1857 में अवध के जो तालुकदार थे उनकी जमीन वापस मिल गई। 1857 का जो विरोध हुआ तो उससे एक इंपैक्ट ये भी पड़ा कि अवध के जो तालुकदार थे उनकी जमीन को वापस दे दिया गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अवैध उगाही, है ना, इलीगल लीव्स और नजराना, ये अंग्रेज जो है वो लगातार हमारे अवध के किसानों के ऊपर लगा रहे थे, लगातार। अब इनके किसानों बेचारे, या मौसम की मार, है ना, पूरी मेहनत करने के बाद हमेशा किसानों का शोषण हुआ। तो ये जो शोषण था ये अंग्रेजों ने बुरी तरह से चालू कर रखा था, और इस शोषण को हमारे क्या करने के लिए, हमारे आवाज उठाने के लिए शोषण के खिलाफ एक पार्टी बनाई गई, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविडेंस किसान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यूनाइटेड प्रोविडेंस किसान सभा की स्थापना की गई फरवरी 1928 में, फरवरी 1918 में इसकी स्थापना की गई गौरी शंकर मिश्रा जी के द्वारा। गौरी शंकर आज क्लास में है कि नहीं? शांत बैठे हुए ठीक है, तो ये हमारे किसके द्वारा? गौरी शंकर मिश्रा जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई। साथ में थे इंद्र नारायण द्विवेदी, और हमारे यहां पर अगर देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के साथ यूपी किसान सभा की 450 से ज्यादा ब्रांचेस एक साल के अंदर खुल गई। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविडेंस किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 1918 में गौरी शंकर मिश्रा जी और इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय के जो प्रयास थे उन्होंने इनके साथ मिलकर के, लेकिन फाउंडिंग मेंबर में वो नहीं थे, इन्होंने 450 तक ब्रांचेस एक साल के अंदर ओपन कर दी। तो इंपॉर्टेंट है, हमारे गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी जी, 1918 में पार्टी बनी थी, याद रखिएगा। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे 1857 के जो प्रमुख में नेता झूरी सिंह, दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र, 1857 की क्रांति में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अक्टूबर 1920 में हमारे अवध किसान सभा भी बनाई गई। तो आपने ये देखा कि हमारे यहाँ पर 1918 में क्या बनाई गई थी? यूनाइटेड प्रोविडेंस किसान सभा, और उसके कुछ दिनों के बाद अक्टूबर 1920 में हमारे अवध किसान सभा को भी बनाया गया, जिसका मुख्य हमारा जो गतिविधि केंद्र था अवध का एरिया था। अवध में कौन कौन से एरिया आते हैं? रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, यहां पर आप देखेंगे ये किसान सभा ने काम करना शुरू किया। तो एक थी अवध किसान सभा, और दूसरी कौन सी है? हमारे यूनाइटेड प्रोविडेंस किसान सभा। दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जाती है। ठीक है, अब हम आगे इधर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पिछले साल के एग्जाम में आया और लगातार पूछा भी जाता है, वो था हमारा इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट सबसे पहले ये हमारा कब शुरू हुआ था? तो इक्का मूवमेंट जो है ये 1921 में शुरू हुआ था। ये कहां कहां पे चला? तो हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये 3 जगह पर आंदोलन हुआ। कौन कौन सी जगह थी? हरदोई, बहराइच और सीतापुर, 3 जगह पर ये हमारा जो मूवमेंट है ये आप देख पाएंगे। ये जो मूवमेंट है हमारे किसके द्वारा?
हमारे जो मूवमेंट का नेतृत्व है मदारी पासी ने किया था। मदारी पासी जो है इसके हमारे मूवमेंट को किए के मुख्य लीडर थे। इसमें हुआ क्या था, हमारे यहाँ पर जो किसानों का बोल सकते हैं कि रेंट था वो 50% तक बढ़ा दिया गया था, है ना। जो किराया था वो हमारे 50% तक बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ये आंदोलन हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इक्का मूवमेंट, लगातार पूछा जाता है। तो इक्का मूवमेंट हमारे मदारी पारसी जी के द्वारा आंदोलन हमारे हरदोई बहराइच और सीतापुर में आंदोलन हुआ था। ये जो हमारा इक्का मूवमेंट है इसको हमारे जो रेंट था अंग्रेजों ने वो 50% तक इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हमारा शुरू किया गया। ठीक है, इक्का मूवमेंट जो है ये खत्म कब हुआ, तो 1921 से ये हमारा शुरू होकर के 1922 तक ये हमारा जो ठीक है। तो यहां पर क्या हमने बोला कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये 1922 से ये मूवमेंट हमारा खत्म हो जाता है। 1921 से शुरू हुआ और हमारे अंग्रेजों के दमनकारी नीति की वजह से 1922 में ये हमारा आंदोलन खत्म कर दिया जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये 1936 में हमारे स्थापित की गई थी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये किसानों को ऑल इंडिया लेवल पर किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सहजानंद सरस्वती जी ने इसको बनाया था। अब हम लोग चलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट इन 1937। 1937 की वो हमारे प्रांतीय गवर्नमेंट जिसमें पहली बार चुनाव हुआ और किस किस तरीके से कहां पे कौन सी गवर्नमेंट बनी, उत्तर प्रदेश में कौन सी गवर्नमेंट बनी जरा देख लेते हैं। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां पर हमारे अध्यक्षता जो की थी उसमें कुछ प्रस्ताव रखे थे। उस प्रस्ताव को जरा हम देखते हैं अंग्रेजों के सामने। यहां पर यह बोला था कि हमारे भारत के लोगों का अपना निर्णय होना चाहिए, भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए, भारत का जो हमारे व्यक्ति है वो अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनने जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जाना जाता था। अभी तो आज वो हमने यूपी बनने की जो पूरी कहानी है पॉलिटी में उसकी शुरुआत करेंगे तो तुमको और अच्छे से बताएंगे कैसे यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, वो पूरा बताएंगे। तो राज्य में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकारों को भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए, राजनीतिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता जो है वो मिलनी चाहिए। इसको देखते हुए हमारे अंग्रेज जो है वो एक हमारे कानून लेकर के आए जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1935 के नाम से जानते हैं। यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारे पूरे इंडिया में पहली बार चुनाव हुए और 11 ऐसे हमारे प्रांत हैं, 11 ऐसे प्रोविनेंस हैं जहां पर चुनाव हुए। वो कौन कौन से थे, मद्रास सेंट्रल प्रोविनेंस था, बिहार प्रोविनेंस था, यूनाइटेड प्रोविनेंस जिसको हम लोग यूपी बोल रहे हैं अभी ना, वो यूनाइटेड प्रोविनेंस था, बंगाल प्रेसिडेंसी, असम, NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब, बंगाल और हमारे सिंध। इन जगहों पर आप देखेंगे हमारे 11 ऐसे प्रोविनेंस थे जहां पर चुनाव हुए। इन 11 हमारे प्रोविनेंसेस में देखा जाए तो 8 राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव जीता। बंगाल, पंजाब और सिंध को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हमारे हर जगह पर हमारे कांग्रेस सरकार जीती। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1937 में भारत सरकार अधिनियम के तहत हमारे यहां मतलब हमारा जो यूनाइटेड प्रोविनेंस था यहां पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और यहां पर गोविंद बल्लभ पंत को यहाँ के गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत हमारे पहली गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए गए 1937 में और 1947 तक उन्होंने इस पद पर काम किया और अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सभी कांग्रेस मंत्रियों को ने इस्तीफा दे दिया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब आया तो अंग्रेज जो है वो क्या चाहते थे कि भारतीय उनका सपोर्ट करे, तो 1939 में जितने भी भारतीय मंत्री थे उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसमें गोविंद बल्लभ पंत भी सम्मिलित थे। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे तो 1945 में न्यू ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट ऑर्डर आया है ना, जिससे नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया गया है ना कि अब नए सिरे से चुनाव होंगे और इस कानून का नाम रखा गया न्यू ब्रिटिश लेबर हमारे गवर्नमेंट। 1946 में संयुक्त प्रांत के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और हमारे गोविंद बल्लभ पंत फिर से एक बार हमारे क्या बन गए, प्रमुख बन गए राज्य के। तो 1946 में पहले हमारे गोविंद बल्लभ पंत का टेन्योर कितना था, तो 1937 से लेकर के 39 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी दे दिया और फिर उनका टेन्योर 1946 से शुरू हो जाता है जब दूसरी बार हमारे चुनाव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा हमारे इस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं।
ये आंदोलन अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। और ये जो आंदोलन है ये हमारा ये जो आंदोलन है ये हमारा महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है अभी, ये देखिए ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको हम मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं। सब गांधी जी भी जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू जी सबको जेल में थे, तो महिलाओं ने मोर्चा उठाया और 8 अगस्त को तिरंगे को ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की अरुणा आसिफ अली ने। अरुणा आसिफ अली मुंबई से इस आंदोलन की शुरुआत की और पूरे इंडिया में यह आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने कहा कि अगर अभी हम आजादी नहीं ले पाएंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब ये कई स्थानों पर अलग अलग लोगों ने ये आंदोलन को शुरू किया गया। जैसे हमारे बलिया से अगर आप देखेंगे तो चित्तू पांडे ने ये आंदोलन की शुरुआत की, है ना। हमारे कई स्थानों पर समांतर सरकारें बनी, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो बलिया में सबसे पहली सरकार बनी थी, चित्तू पांडे ने इस सरकार को बनाया और यही हमारे बलिया से इसके लीड कर रहे थे। अगर हम देखेंगे तो मिनादपुर 1942 में भी सरकार बनी और धीरे धीरे से जो है वो भारत की स्वतंत्रता का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने लगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 1942 में सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में कहां बनी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट अगस्त 1942 में बनी थी बलिया नाम के शहर में, जो कि हमारे चित्तू पांडे जी ने इस गवर्नमेंट को बनाया था। इसके अलावा हमारे अलग अलग जगहों के नाम दिए गए, लेकिन वो हम नहीं देखेंगे, है ना। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, मॉडर्न उत्तर प्रदेश जैसा भी आपको दिखाई देता है वो कैसे बना, वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो यूपी वॉज बोर्न ऑन 24 हमारे जनवरी 1950, यूपी का जन्म 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का जो है वो हमारे आदेश 1950 पारित किया गया, जिसमें यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब यूनाइटेड प्रोविंस नहीं, उत्तर प्रदेश जानेंगे। 1834 में यह हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में आता था, लेकिन हमारे धीरे धीरे एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसको हम लोग यूनाइटेड हमारे जो प्रोविंस प्रेसिडेंसी बोलते हैं, वो एक नई कमेटी बनाई गई। तो हमारा उत्तर प्रदेश का गठन या उत्तर प्रदेश का नाम कब उत्तर प्रदेश पड़ा, आप याद रखना है 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, दिल्ली में 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद गए और उन्होंने दिल्ली संभाग को छोड़ करके उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इस प्रकार सत्ता की सीट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई और उसके बाद 1858 में उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखिएगा 1856 में अवध के मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इसको और अच्छे से हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, है ना। तो ये वाला टॉपिक आप अभी छोड़ दीजिए, पॉलिटी में आपको जब आपकी उत्तर प्रदेश की पॉलिटी शुरू होगी उसमें आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पहलू थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू थे, सब कुछ इसी के अंदर आएगा जो आप लोगों ने इन दिनों सीखा। मतलब आज चौथी क्लास है ना। तो ये जो 4 दिन में हम लोगों ने जितनी भी चीजें सीखी सभी इसी के अंदर आएंगी। आपको पीपीटी आराम से मिल जाएगी, सारे पीपीटीज को आप एक बार उससे अपने 1 लाइनर नोट्स बनाइए। कल मैं पहले आधे घंटे आपका टेस्ट लूंगा, पूरा टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको कुछ डाउट होगा तो वो आपके दूर करेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है ना, मतलब फीवर आ रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से नहीं यूपी की पॉलिटी टेंशन नहीं लेना, यूपी की पॉलिटी हम टीच करेंगे, पॉलिटी नहीं, यूपी का जो पॉलिटिक्स है वो यूपी जीके में ही वो आता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आज आप लोग पूरा रिवीजन करिए, कल टेस्ट होगी और कल टेस्ट बढ़िया तरीके से देंगे। बहुत यही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको मैंने रखे हुए और आप उसको अच्छे से करिए। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया तरीके से टेस्ट में कल परफॉर्म करेंगे। शाम को 6 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है फटाफट तरीके से। बाय गाइस, टेक केयर और मिलते हैं कल।